नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, मोदी और शाह के लिए ये जो चुनाव है 2024 का, या 2024 का जो फाइनल है, ये करो या मरो का युद्ध क्यों है? डू और डाई बैटल क्यों है? अब इसकी एक बड़ी वजह यह है कि मोदी जी अगर 272 से ज़्यादा यानी 272 प्लस सीट नहीं लाते हैं, तो एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि फिर मोदी का जो सफ़र है आगे का, वो आसान नहीं है, मुश्किल सफ़र है। और उसकी वजह यह है कि 272 के नीचे, मेजॉरिटी मार्क के नीचे अगर मोदी उतरते हैं, जी हाँ, 272 के नीचे उतरते हैं, तो मोदी को भाजपा के रथ से नीचे उतरना होगा। फिर मोदी का तीसरी बार पीएम बनना बहुत मुश्किल है। और आज यही बात इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। 270 के नीचे मोदी और शाह के लिए खतरे का निशान क्यों? अब दोस्तों, मोदी के लिए 272 एक डेंजर मार्क क्यों है? हालांकि 272 के नीचे बहुत सी सरकारें बनी, 210 पे भी बनी, 182 सीटों पर भी सरकार बनी, लेकिन मोदी के लिए 272 के नीचे जाना खतरे का निशान क्यों है? डेंजर मार्क क्यों है मोदी के लिए? मुझे लगता है इसकी जो सबसे बड़ी वजह, सबसे अहम वजह यह है कि मोदी जी मनमोहन सिंह की तरह या अटल बिहारी वाजपेयी की तरह एक मॉडरेट फेस नहीं है, एक उदार चेहरा नहीं है, एक नरम चेहरा नहीं है। ज़मीनी सच ये है कि मोदी जी की जो छवि है बीजेपी के भीतर, बीजेपी के बाहर, एक तानाशाह वाली है। सब कुछ अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। एक सेंट्रलाइज्ड पावर है, एक ही कुर्सी से वो पूरा देश चलाना चाहते हैं, पूरा सिस्टम अपने हाथ में लेना चाहते हैं। एक डिक्टेटर छवि है उनकी। यानी मोदी जी मनमोहन सिंह की तरह, अटल बिहारी वाजपेयी की तरह उदार चेहरा नहीं है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है। और शायद इसीलिए 206 सीटों पर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। इससे कम सीटों पर 2004 में बन गए थे। और अटल बिहारी वाजपेयी 182 सीटों पर, आप कह सकते हैं, कामयाब प्रधानमंत्री बने। लेकिन मोदी जी 206 छोड़िए, 182 छोड़िए, 260 पर भी उनका प्रधानमंत्री बनना मुश्किल है। कोई गारंटी नहीं दे सकता। 260, 250 पर भी मोदी की कुर्सी जा सकती है। और कौन लेगा कुर्सी, किसकी निगाह है, ये तो मैं आपको आगे बताने ही जा रहा हूं। तो दोस्तों, एक तरफ मोदी जी जो हैं वो 260 और 250 पर सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में बीजेपी से ही कोई उनकी कुर्सी छीन सकता है और आरएसएस उसको बैक कर सकता है। यानी मोदी जी को घोड़े से उतारा जा सकता है, जी, रथ से उतारा जा सकता है। और अगर मोदी जी 230 पर आते हैं, मान लीजिए 250 के नीचे 230 से भी नीचे जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में जाहिर तौर पर इंडिया अलायंस के पास ज़्यादा सीटें होंगी। और फिर नवीन पटनायक जैसे लोग, नीतीश कुमार जैसे लोग, जगन मोहन रेड्डी जैसे लोग, केसीआर जैसे लोग, इवन नायडू बाबू जो मोदी जी के सहयोगी हैं, ये बीजेपी की जगह इंडिया अलायंस में जाना, सेकुलर पार्टी में जाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। और ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे हालात में इंडिया अलायंस की सरकार फिर बन सकती है 230 के नीचे अगर मोदी जी का रथ जाता है। और फिर जाहिर तौर पर ये साहब जो हैं, हो सकता है ये देश के पहले दलित पीएम बन जाए। आगे मैं आपको एक्सपर्ट के ज़रिए इसे भी एक्सप्लेन करूँगा, इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है, बिग क्वेश्चन ये है कि ये जो बैटल है, ये जो 2024 का फाइनल है, ये जो चुनाव है, ये सबसे मुश्किल, सबसे टफ मोदी जी के लिए क्यों है, शाह के लिए क्यों है? हालांकि मुश्किल बैटल, डू और डाई बैटल, ये राहुल गांधी के लिए भी है, विपक्ष के सभी नेताओं के लिए, चाहे वो तेजस्वी हो, अखिलेश हो, ममता हो, सभी के लिए ये एक मुश्किल युद्ध है, अग्नि परीक्षा है। लेकिन सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा मोदी और शाह के लिए क्यों है? आज दो खास मेहमान होंगे हमारे साथ। अशोक वानखेड़े होंगे, अभी हाल में ही वो कर्नाटक में थे, फिर महाराष्ट्र में थे, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश दौरा करके लौटे हैं। उनसे जानेंगे। नागपुर में थे, उनकी शायद गडकरी जी से भी मुलाकात हुई है। तो हमारे साथ इस वक्त अशोक वानखेड़े टाइगर होंगे और हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट, एक टॉप पॉलिटिकल एनालिस्ट
प्रोफेसर रविकांत लखनऊ से होंगे। टाइगर दिल्ली से हैं और प्रोफेसर रविकांत लखनऊ से जुड़े हैं। सीधे इनके पास चलते हैं। एक बड़े सवाल को, चुनाव के एक बड़े सवाल को डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि मोदी और शाह के लिए ये वाकई करो या मरो का युद्ध क्यों है। टाइगर, जो पहला सिनेरियो है कि अगर 272 के नीचे मोदी उतरते हैं, मान लीजिए 260, जिसकी प्रबल संभावना है, जिस तरह का फीडबैक फेज 1 और फेज 2 में आ रहा है, कम वोटिंग परसेंट को लेकर, जिसको लेकर हड़बड़ाहट बीजेपी में है। अगर 272 के नीचे मोदी आते हैं, 260 मान लीजिए, 255 मान लीजिए, तो मेरा दो सवाल हैं कि क्या दूल्हा बदल सकता है, घोड़ी कोई फिर और चढ़ेगा बीजेपी की तरफ से, और क्या नीतीश कुमार या नवीन पटनायक या जगन मोहन रेड्डी या नायडू बाबू, जिनके पास 10-12 10-10 सांसद होंगे, क्या ये भी पलटी मारेंगे? क्या माइनस मोदी होगा इक्वेशन? स्ट्रेट क्वेश्चन टाइगर। बिल्कुल माइनस मोदी होगा। ये दोनों गुजरातियों से बीजेपी भी निजात पाना चाहेगी। सवाल आपने अभी तक सिर्फ अलाइड का लिया। आपने कहा कि 260 होने के बाद 12 कहां से आएंगे? क्या जगन देंगे, क्या नवीन पटनायक देंगे, क्या नीतीश देंगे? सवाल उनके देने का नहीं है, सवाल भाजपा के अंदर क्या होगा, संघ क्या कहेगा। सवाल सबसे बड़ा वो है। तो फिर बता दीजिए टाइगर, 2 दिन नागपुर में क्या कर रहे थे आप? बता तो दीजिए, नागपुर से कौन सी खबर लेके लौटे हैं आप? मैं तो भाई विदर्भ का रहने वाला हूं, मैं तो नागपुर आता जाता रहता हूं। प्रधानमंत्री भी नागपुर गए थे, रात भर रुके। वो क्यों गए थे, ये बड़ा सवाल है। तो बता दीजिए ना। सवाल ये है कि घोड़ा थक चुका है। ओहो, घोड़े को बदलने का समय आ गया है। नहीं, अगर एक पहले कहा था टाइगर एक मिनट, अगर मोदी जी, उनकी उम्र 73-74 साल हो रही है, अगर मोदी जी थक गए हैं तो एक घोड़ा तो और है ना उनके पास, अमित शाह। तो फिर अमित शाह को बैठाया जा सकता है। आप समझे नहीं। घोड़ा थक गया मतलब उम्र से नहीं। जो घोड़ा पूरे सीट नहीं ला सकता वो घोड़ा थक गया। अडवाणी जी उम्र के तकाजे से नहीं निकाले गए थे। अडवाणी जी सीटें नहीं ला पा रहे थे, तो घोड़ा थक गया, बदल दिया। यहां पे अमित शाह और मोदी, ये हम लोगों के लिए अलग अलग है, सबके लिए अलग अलग है। वो दोनों संघ के लिए दोनों एक है। ओके, मैंने पहले भी कहा था कि जब चड्डी बदलती है तो बनियान भी बदलती है। सवाल वो है। सबसे पहले बीजेपी की अंदरूनी एक बात बता दूं मैं दीपक भाई, और बड़े स्ट्रेट बोल दूं। लोग कहते हैं कि विपक्ष पे प्रकोप है मोदी जी का, विपक्ष डर रहा है। कोई कहता है ब्यूरोक्रेसी डर रही है, कोई कहता है जुडिशरी डर रही है, पत्रकार डरे हुए हैं। लेकिन इन सभी लोगों से ज्यादा बीजेपी अंदर से बहुत बुरी तरह से डरी हुई है मोदी से। वो शेर की सवारी कर चुके हैं, वो निजात पाना चाहते हैं। इसलिए आप क्या कह रहे हैं? आप टाइगर ये कह रहे हो बगावत का माहौल है क्या बीजेपी में? क्या धुआं उठ रहा है वहां पर बगावत का? भयावह पहली बार हो रहा है ये बीजेपी में कि मोदी जी होते हुए भी लोग आंखें उठा के बात कर रहे हैं। गुजरात में अपना होम स्टेट तक नहीं संभाल पा रहे हैं। गुजरात में विरोध, राजस्थान में विरोध, बंगाल में विरोध, उत्तर प्रदेश में विरोध। स्वयं रविकांत जी बैठे, वो अच्छी तरह से बताएंगे कि उम्मीदवारों के चयन को लेकर क्या विरोध हो गया। जब आपको गन पॉइंट पे विपक्ष के उम्मीदवार को रिटर्न फॉर्म करवाना पड़ रहा है या उनके फॉर्म कैंसिल करवा के आसान करवाना पड़ रहा है चुनाव, तो आप समझ जाइए 260 के भी लाने पड़े हैं, 221 के आगे उनकी टोटल नहीं जा रही है। मैं 235 तक दे रहे हैं। पहला सिनेरियो, अगर मोदी, जिस तरह की फीडबैक आ रही है और जो इस वक्त बीजेपी के इंटरनल असेसमेंट भी है, अगर मोदी 272 से नीचे उतरते हैं, 4 जून का स्कोरबोर्ड अगर 260 दिखाता है, 260 बीजेपी या 255, तो मैं चाह रहा था कि आप कह रहे हैं कि फिर घोड़ी पर जो दूल्हा है मोदी जी नहीं होंगे, और मोदी जी भी नहीं होंगे, अमित शाह भी नहीं होंगे, तो क्या हम माने? देखिए साफ फिर बीजेपी की तरफ से कौन आएगा? हाँ, देखिए बीजेपी की तरफ से वो आदमी आएगा जिसको संघ का बैकिंग होगा, पॉइंट नंबर 1। उसके साथ उसका यूएसपी ये भी होना चाहिए, अक्रॉस द पार्टी लाइन उसके संबंध ठीक हो, मतलब मॉडरेट फेस हो।
मॉडरेट फेस हो जिसके लिए ममता भी आ जाए, जिसके लिए शरद पवार भी आ जाए, जगन भी आ जाए, नवीन बाबू भी आ जाए, उद्धव भी आ जाए, स्टैलिन भी आ जाए, और कांग्रेस को भी परहेज न हो, और नीतीश भी पलटी मारे। नीतीश तो पलटी मारेगा। नीतीश के पास कितना सामान होता है, तो कितना कौन माल है वो टाइगर? अब पता नहीं। पहली बता दीजिए फिर। मुझे तो कम से कम गडकरी के सिवा कोई और अक्रॉस द पार्टी लाइन जिसके संबंध है वो दिखाई नहीं देता। यदि गडकरी का नाम जरा भी प्रोजेक्ट होगा तो शरद पवार पूरे ताकत खोल देंगे गडकरी को समर्थन देने के लिए। 48 की 48 सीटें महाराष्ट्र की गडकरी के पीछे खड़ी होगी, महाराष्ट्र की अस्मिता को लेकर। और महाराष्ट्र की अस्मिता को लेकर जब जब चुनाव हुए हैं, मतलब जब महाराष्ट्र की महिला राष्ट्रपति बनना चाहती थी तो शिवसेना से लेकर तमाम लोगों ने समर्थन दिया, सिर्फ भूमिपुत्र और भूमिपुत्री होने के नाते। तो महाराष्ट्र की अस्मिता सबसे पहले, उसके बाद शरद पवार के और उनके इक्वेशन गडकरी जी के इतने बेहतरीन हैं कि बाकी जगह बैटिंग करने के लिए उनको जरूरत नहीं है, शरद पवार खुद ही बैटिंग कर लेंगे। उद्धव ठाकरे तो बहुत पहले से उनके संबंध अच्छे हैं उद्धव ठाकरे से। ओके, तो यानी टाइगर आप क्लियर कर रहे हैं कि मराठी अस्मिता की बात होगी और मराठा नेता जैसे शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, ये जो छत्रप हैं, ये सीधे सीधे गडकरी को बैक करेंगे और परहेज नहीं होगा। एक सवाल यहां पर मैं रविकांत जी से पूछना चाह रहा हूं। रविकांत जी, उत्तर प्रदेश के साथ बिहार की भी सियासत आप पूरी तरह से परखते हैं। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जिनके बारे में कहा जा रहा है 10-12 सांसद वो लेके आएंगे और कहीं ना कहीं खटपट चल रही है मोदी जी के पर्दे के पीछे, आपको लगता है कि नीतीश कुमार अगर डिसाइसिव पोजीशन में हुए, एक निर्णायक पोजीशन में हुए कि अगर मैं समर्थन देता हूं तो मोदी घोड़ी पे बैठेंगे, मैं समर्थन नहीं देता हूं तो मोदी घोड़ी से हटेंगे, ऐसी स्थिति क्या आपको लगती है कि नीतीश कुमार मोदी के साथ जाएंगे या फिर वो बदला लेंगे? देखिए दीपक जी, सिर्फ नीतीश कुमार नहीं, पिछले 10 साल में जिस तरह की सत्ता चलाई है नरेंद्र मोदी ने, उसमें योगी आदित्यनाथ से भी वो पूछेंगे तो क्या वो उनका साथ देंगे? ये तो नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार को जितना अपमानित होना पड़ा नरेंद्र मोदी के सामने, जिसने नतमस्तक हुआ, जो व्यक्ति जो लगातार 18 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज है, उस व्यक्ति का ये हश्र होना, मैं नहीं समझता कि नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मौके का इंतजार करेंगे और उस मौके पर वो कहीं ना कहीं हिसाब बराबर करेंगे मोदी जी से। चलिए, नीतीश कुमार अगर नहीं दे रहे तो नवीन पटनायक का तो दरवाजा खुला रहेगा मोदी और अमित शाह के लिए, या नवीन पटनायक का भी दरवाजा बंद हो जाएगा? देखिए, नरेंद्र मोदी या तो फिर 272 पार करें, अगर 10 सीट भी कम होती है तो फिर दूल्हा तो छोड़ दीजिए, सहबोला भी नहीं, माने अमित शाह भी नहीं, तो चाहे वो नवीन पटनायक हो या जगन रेड्डी हो, कोई भी साथ नहीं जाने वाला है, ये तो तय है। ममता बनर्जी हो, फिर तो वहां आपको बदलना ही है, बिना बदले के काम चलेगा नहीं। तो इसलिए सीधे तौर पर जो दिखता है, और संघ के भीतर भी, बीजेपी के भीतर भी, राजनाथ सिंह भूल जाएंगे क्या कि उनको माला के भीतर नहीं घुसने दिया गया था, अमित शाह ने आंख दिखाई और वो बाहर निकल आए। तो ये तो पार्टी के भीतर हालात हैं। संबंध नरेंद्र मोदी ने कहां डेवलप किए, आप किसी भी राज्य में देख लीजिए, सबको डरा करके रखना, बिल्कुल तानाशाही पूर्ण तरीके से सरकार चलाना, देश चलाना, ये नरेंद्र मोदी की फितरत है। नरेंद्र मोदी क्या कहना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का जो गन पॉइंट पॉलिटिक्स है, ईडी सीबीआई पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स की वजह से कोई भी खुश नहीं है? मतलब उनके जो सहयोगी दल हैं वो भी खुश नहीं है, नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी जैसे जो तटस्थ लोग हैं, केसीआर, वो भी खुश नहीं है। नो बडी इज हैप्पी विद मिस्टर मोदी। डेफिनेटली, और किसको अपनी राजनीति खत्म करनी है? चंद्रबाबू नायडू के साथ जाएंगे, अभी तो वो मुसलमानों के हित की बात कर रहे हैं और मोदी जी इधर मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। तो चाहे वो सामाजिक परिस्थितियां हो या राजनीतिक स्थिति, किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को वो मौका नहीं मिलना है, अगर वो 272 नहीं पहुंच रहे हैं तो नहीं पहुंचते। एक इंपॉर्टेंट सवाल टाइगर से मैं पूछना चाहूंगा। टाइगर, ये बात सही है कि अगर 260 255 पे मोदी आते हैं
तो इस आंकड़े पे राहुल गांधी की या इंडिया की सरकार तो नहीं बनती, क्योंकि नंबर तो फिर बीजेपी एनडीए के पास होंगे। आपको लगता है कि अगर आप गडकरी की बात आप कर रहे हैं कि गडकरी विल बी द हॉट फेवरेट, क्या गडकरी के संबंध सीताराम येचुरी से ठीक हैं? क्या गडकरी के रिश्ते नवीन पटनायक से ठीक हैं? क्या गडकरी जगन मोहन रेड्डी के नेटवर्क में है? क्या नीतीश कुमार भी गडकरी को कहीं ना कहीं समर्थन दे सकते हैं? क्या गडकरी के इक्वेशन कैसे हैं? क्योंकि आप गडकरी को, आपसे बेहतर हिंदुस्तान में 4-5 पत्रकार हैं जो जानते हैं गडकरी को। दीपक जी, गडकरी के इक्वेशन किसके साथ अच्छा है, इसकी लिस्ट शुरू करेंगे तो 2 घंटे लग जाएंगे। ओहो, ये ढूंढना होगा कि गडकरी के संबंध किसके साथ नहीं है। मोदी जी के साथ नहीं है। मोदी जी छोड़ के, ये 2 गुजराती छोड़ के, उनका संबंध किसी के साथ बुरा नहीं। आप किसी भी विपक्ष के सांसद को पूछिए, वो जाता है अपना रोड क्लियर करके आता है, वो जाता है अपना प्रोजेक्ट लेके आता है। नहीं, आप ये कह रहे हैं टाइगर, आप ये कह रहे हैं कि नितिन गडकरी को की जो रिस्पेक्ट है या उनके जो लिंक्स हैं, उनका जो नेटवर्क है, उसमें नीतीश कुमार भी है, नवीन पटनायक भी। देखिए, ये उनके साथ फारूक अब्दुल्ला से शुरू करिए। फारूक अब्दुल्ला के साथ इक्वेशन अच्छे है, लेफ्ट के साथ इक्वेशन अच्छे है, क्योंकि क्या है, येचुरी से भी ठीक है। सीताराम येचुरी से बहुत बढ़िया इक्वेशन है उनके। देखिए दीपक जी, क्या होता है, ये वो पीढ़ी के लोग हैं, ये वो कुशाभाऊ ठाकरे, ये उस टाइप के उस राजनीति में आते हैं जहां मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि गडकरी का रेपो बहुत अच्छा है, और जिस तरह का अटल बिहारी वाजपेयी का रेपो लालू यादव से या चंद्रशेखर से था, वैसा ही गडकरी का है। चलिए, एक बात तो सही हो गई। एक पहला तो मेरे आपने सवाल का जवाब दे दिया कि अगर मोदी 272 से नीचे जाते हैं, 10-12 सीटें नीचे जाते हैं, 260, 255, 250, तो गडकरी कुड बी द चॉइस ऑफ एनडीए अलाइज और बीजेपी के भीतर और आरएसएस। ये आपने कह दिया। सपोज करिए अगर मोदी जी 240 के भी नीचे चले गए, और 240 के नीचे जाएंगे तो फिर राहुल गांधी के पास भी उतनी ही सीटें होंगी जितनी मोदी जी के पास। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि तब नीतीश कुमार और ये सारे लोग क्या राहुल गांधी की शिप में आ जाएंगे, कूद जाएंगे, छोड़ देंगे मोदी जी को? टेक्निकल मामला फंसेगा उसमें। सबसे बड़ा राजनीतिक दल बीजेपी होगा, तो राष्ट्रपति सबसे पहले बीजेपी को बुलाएगा। 235 पे भी बीजेपी सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल होगा, और जब उनको बुलाएगा और बीजेपी ने यदि नितिन गडकरी को प्रोजेक्ट किया, तो फिर इंडिया गठबंधन के कई लोग गडकरी के पीछे खड़े हो जाएंगे। और अगर मोदी को आगे किया, मोदी को आगे किया तो देश गया है। मैं आपको बता देता हूं, फिर चंडीगढ़ मॉडल ऑपरेट होगा। 235, 240 पे यदि मोदी जी को आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया और बीजेपी में सब लोग चुपचाप सहन करके बैठे रहे, तो फिर उसके बाद चंडीगढ़ मॉडल होगा। राष्ट्रपति जी उनको शपथ देगी, वो कहेंगे कि भाई हमें अभी 1 महीना चाहिए। 1 महीने में पीठासीन अधिकारी वॉइस वोट से करेगा। मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूं, हंगामा हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि ईडी, सीबीआई, अंबानी, अडानी सब के सब मतलब टूट पड़ेंगे। अभी उनका तो मैंने नाम ही लिया नहीं गुरुजी, मैं प्रोसेस बता रहा हूं आपको। फिर 1 महीने तक ये जुगाड़ करेंगे, नहीं हुआ तो वॉइस वोट से चुनाव करवाएंगे। बोले कि सरकार जीत गई, विपक्ष हंगामा करेगा, विपक्ष को निष्कासित करेंगे, बचे हुए लोगों के बीच में वोट डिवीजन करेंगे। बोलेंगे 230 में से 230 ने हाँ कह दी, सदन का मत उनके साथ है, 6 महीने के लिए सिक्योर हो गए। टेक्निकली विपक्ष बाहर जाएगा, महात्मा गांधी के समाधि पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, कोर्ट जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय संविधान पीठ की स्थापना करेगा। उसके बाद ये मामला वहां 3 महीने तक चलेगा। 3 महीने में, उस 3 महीने में ईडी, सीबीआई, अंबानी, अडानी, ये सारे जी। चलिए, मान लिया टाइगर अगर 220 पे तो मोदी गए ना, 225 के नीचे, फिर तो इंडिया अलायंस ही है। प्रोफेसर साहब, 230 के आसपास अगर एक खिचड़ी बनती है, सरकार बनती है, और नीतीश कुमार गेम खेलते हैं, नवीन पटनायक गेम खेलते हैं कि भाई बहुत हो गया, क्योंकि मोदी इतनी आसानी से हारने वाले नहीं है। आपको लगता है कि, मैं सीधे असली सवाल पर आ रहा हूं, क्योंकि ये सवाल मोदी जी भी उठा रहे हैं, आजकल अमित शाह भी उठा रहे हैं कि भाई इंडिया अलायंस से प्रधानमंत्री कौन है, हु इज द पीएम फेस? क्या इट विल बी राहुल गांधी, या आपको लगता है जो सेफ चॉइस है वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, क्योंकि कोई प्रधानमंत्री तो चुनना होगा? आपको क्या लग रहा है, आपकी फीडबैक क्या है कांग्रेस में से, इंडिया अलायंस से?
देखिए दीपक जी, एक इसमें टेक्निकल पॉइंट ये भी है कि जो इंडिया अलायंस है, अगर वो सबसे बड़े दल के रूप में, सबसे बड़े गठबंधन के रूप में अगर आता है, तो राष्ट्रपति को फिर उनको न्योता देना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी बहुत सारा पैच है कि बंगाल में अलायंस नहीं काम कर रहा है, या और दूसरे राज्यों में काम नहीं कर रहा है, वो उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, महाराष्ट्र में दिख रहा है। लेकिन ये एक हो सकता है कि भाई इंडिया अलायंस को ज्यादा सीट मिले बजाय बीजेपी के, जी तो एक टेक्निकल पोजीशन बन सकती है कि वो आमंत्रित उनको किया जाए। हालांकि इसकी कोई संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग मान लेते हैं। और उस सूरत में कौन सबसे सेफ फेस होगा इंडिया अलायंस का, मुझे लगता है कि उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम, क्योंकि मल्लिकार्जुन आम खड़गे। आदमी पार्टी पहले ये बात कह चुकी है, ममता बनर्जी पहले ये बात कह चुकी हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इसलिए क्योंकि एक जो एस्पिरेशन है दलितों के बीच में, और इस वक्त जो लड़ाई है वो संविधान बचाने की लड़ाई सीधे तौर पर हो रही है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई हो रही है। तो और डॉक्टर अंबेडकर का जो अपना सपना था कि कोई दलित प्रधानमंत्री बने, तो ये जो कार्ड है इंडिया अलायंस के पास, कांग्रेस पार्टी के पास, कि वो एक दलित फेस को आगे करेंगे, और उसमें मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत सेफ चेहरा होगा, और उनके नाम पर इंडिया अलायंस में आम सहमति बन सकती है। क्योंकि राहुल गांधी को लेकर हो सकता है ममता बनर्जी ही थोड़ा सा नानुकुर करें या कुछ और भी लोग करें, तो इसलिए मैं मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा होगा। लास्ट क्वेश्चन टाइगर, लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सपोज करिए इंडिया अलायंस एक सरकार बनाने की स्थिति में, इज इट मल्लिकार्जुन खड़गे और इज इट राहुल गांधी और समबडी एल्स, यानी स्टैलिन या कोई और? राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, एक बात तय है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री तब बनना चाहेंगे जब एब्सोल्यूट कांग्रेस की सरकार होगी। राहुल गांधी की बातचीत से कई बार लगता है कि उनको अभी अपने संगठन में डिटॉक्सिकेशन करने की जरूरत है। जो 90%, 95% जो बीजेपी के स्लीपर सेल उनके पार्टी में बैठे हुए हैं, उनको साफ करके पहले पार्टी तो ठीक कर ले। आपको लगता है टाइगर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर मोहर लगाएंगे सारे लोग? खड़गे के नाम से कोई आपत्ति हो सकती है? दो पॉसिबिलिटी। दलित है, इसलिए एक बहुत बड़ी क्रांति हो, दलित प्राइम मिनिस्टर। दूसरी बात, वो दक्षिण भारतीय है बाय बर्थ, लेकिन नॉर्थ में उनको परहेज नहीं। वो बिल्कुल उस मराठी क्षेत्र से है, वो मराठी, हिंदी, इंग्लिश और कन्नड़ बहुत अच्छी तरह से बोल लेते हैं, तो भाषा का प्रॉब्लम नहीं आएगा। नरसिंह राव टाइप। तो ये दूसरे नरसिंह राव होंगे दक्षिण भारत के, जो उत्तर भारत में भी एक्सेप्टेड होंगे। जी, और मुझे लगता है पहले नरसिम्हा राव होंगे जिन्हें 10 जनपद का भी आशीर्वाद मिलेगा पूरी तरह से, आप ये कह रहे हैं? मिलेगा। और वो वैसे भी हिज मास्टर्स वॉइस अभी तक तो बने हुए हैं, उन्होंने अपनी कोई कोटरी नहीं बनाई, अभी तक वही चल रहे हैं, तो वो सभी को सूट करता है। और सीनियरिटी इतनी है कि जिन लोगों को राहुल का इस बात से परहेज है कि बहुत यंग है, उसके नीचे कैसे काम करेंगे, तो खड़गे जी के साथ तो सभी ने काम किया है कहीं ना कहीं। कभी सदन में किया है लीडर ऑफ अपोजिशन के होते हुए, कभी मंत्री होते हुए साथ में काम किया, तो कहीं ना कहीं हर राजनीतिक दल के बड़े नेता का कांटेक्ट हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो रविकांत जी ने कहा, इससे बढ़िया फेस कोई नहीं सकता, और वही होगा, क्योंकि बाय एंड लार्ज सभी की तरफ से वही एक टिप्पणी आ रही है। नहीं, आपने बड़ी बात कही, आपने बड़ी बात टाइगर ये कही, जिसको प्रोफेसर रविकांत ने भी एंडोर्स किया है, कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक राइट चॉइस है, कहते नहीं राइट चॉइस बेबी जिसे कहते हैं, तो एक राइट चॉइस पॉलिटिक्स की होंगे, क्योंकि एक दलित प्राइम मिनिस्टर होंगे देश के, वो उनका 10 जनपद से यानी गांधी परिवार से भी उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, सहज रिश्ते हैं। तीसरा, टाइगर ने कहा कि सीनियर मोस्ट हैं, यानी उनके अंडर में काम करने में किसी नवीन पटनायक या किसी स्टालिन या किसी अखिलेश यादव या तेजस्वी या उद्धव ठाकरे को कोई दिक्कत नहीं है। और चौथी बड़ी चीज ये है कि नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी है और किसी भी विवाद में वो नहीं अभी तक आए हैं। और एक चीज और टाइगर ने कही कि भाषा की जहां तक बात है, वो महाराष्ट्र और कर्नाटक के उस एरिया से आते हैं जहां पर हिंदी भी वो अच्छी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, कन्नड़ भी बोलते हैं, मराठी भी बोलते हैं और ऑब्वियसली अंग्रेजी बोलते हैं क्योंकि वकील भी रह गए।
और एक सिनेरियो जो आपने कहा कि अगर मोदी 272 के नीचे आते हैं तो फिर गडकरी ही घोड़ी पे बैठेंगे, ये गारंटी जो है नागपुर से लौटे अशोक वानखेड़े दे रहे, जिस पर मोहर लगा दी रविकांत साहब ने, ये मोहर लगा दी रविकांत साहब ने। तो मेरा ये कहने का मतलब है, एक चीज दोस्तों तय है जो आज हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट ने कहा कि 272 का मतलब है खतरे के निशान से गुजरात लॉबी नीचे आएंगे। 272 के ऊपर मोदी को रहना होगा और बीजेपी को रहना होगा, एनडीए की बात नहीं, क्योंकि रविकांत कह रहे हैं कि पलटी मार देंगे 272 के नीचे नीतीश कुमार को जरा सा भी एहसास हुआ कि उनके समर्थन से मोदी जा सकते हैं तो चले। जी दीपक भाई, एनडीए गठबंधन में जितना कुनबा है 38 पार्टियों का, उनमें से मुझे एक पार्टी का नाम बता दीजिए, वो जो नेचुरल अलायंस है, जो गन पॉइंट पे नहीं आई। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। एक चीज और टाइगर ने ऐड कर दी कि जहां गन पॉइंट पे लोग हैं वो बस इंतजार कर रहे हैं कि कब झपकी आ जाए आगे वाले को और हम निकल ले। बहुत वैलिड पॉइंट टाइगर ने कहा, इसीलिए कहते हैं तजुर्बे की अपनी कहीं ना कहीं अहमियत होती है। टाइगर ने कहा कि मोदी जी के साथ जो उनके सहयोगी हैं, जो उनका कुनबा है, सारे के सारे दोस्त जो हैं, दरअसल वो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। गन पॉइंट पे ईडी का डर दिखा के, सीबीआई का डर दिखा के छापा मार के दोस्ती करी है। इसलिए मौके के इंतजार में ये जो ब्लैकमेल रिलेशनशिप है ये नहीं साथ देगी मोदी को। तो कुल मिलाकर मोदी को 272 के ऊपर आना होगा और यही बौखलाहट दिख रही है 272 की आजकल मोदी जी के भाषणों में। टाइगर आप आए, रविकांत साहब आप आए, आपने समय निकाला और जिस बेबाकी से चीजें रखी और जिस सहजता से चीजें रखी और जिस तरह से चीजें एक्सप्लेन करी है कैमरे पर, मुझे लगता है कि लोगों को इससे बेहतर जो है सिनेरियो जो है 4 जून का, इससे बेहतर कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। टाइगर, हैट्स ऑफ टू यू, जो आपकी ओरेटरी है, और रविकांत साहब क्या एनालिसिस आप करते हैं। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम सर।